हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास देख लो। तो हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे थे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा कर रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126, तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127। आज पढ़ना है सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनुच्छेद 128। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे से आराम से उच्च न्यायालय की तरफ चलेंगे और हाई कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी करेंगे। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कल इसकी बात हो चुकी थी। सेवानिवृत्त हमने कहा था कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में या भारत की न्यायपालिका में दो ही प्रकार के सामान्यता न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरे अन्य न्यायाधीश। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों के लिए हमारा संविधान तैयार है और कुछ न्यायाधीशों के प्रावधान हैं। कुछ न्यायाधीशों के प्रावधान है, जैसे कल बताया था आपको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126। जब भारत में वर्तमान के न्यायाधीश अनुपस्थित हों, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तदर्थ न्यायाधीश क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट में सत्र आयोजित किया जा रहा हो और सत्र के दौरान न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही हो, अर्थात न्यायाधीशों का कोरम पूरा ना हो रहा हो, ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश आते हैं वो तदर्थ न्यायाधीश हैं। आज सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीखेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं? सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, सेवानिवृत्त का मतलब है रिटायर। जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं, जो न्यायाधीश सेवा मुक्त हो चुके हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, जो रिटायर हो गए। अब कभी भारत के जो न्यायाधीश हैं या भारत सरकार है, इसको ऐसा लगे कि जो रिटायर न्यायाधीश हैं उनकी जरूरत पड़ रही है, पड़ सकती है। जो न्यायाधीश रिटायर हो गया है, क्या पता उनकी जरूरत कभी पड़े। कोई ऐसा विवादित मामला जो इन रिटायर सेवानिवृत्त न्यायाधीश के समय कोई मामला रहा हो और फिर से वो मामला दोबारा से विवादित हुआ हो, है ना, वो विवाद दोबारा से पर चर्चा का विषय बना हो, तो भारत सरकार को यदि लगा कि ये न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं तब ये विवाद आया था, हाईलाइट हुआ था, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को फिर से बुलाइए। जरूरत पड़ी तो, जरूरी नहीं है कि एक बार मामला अगर सुलझाया गया, पहले आया था दोबारा से फिर हाईलाइट हुआ तो हमेशा सेवानिवृत्त आएंगे, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ी तो रिटायर को बुलाया जा सकता है, जरूरत पड़ी तो। बुलाया कैसे जाएगा? ऐसे नहीं बुलाया जाएगा है फोन करके कि आ जाओ, हाथ हिला दिया कि आ जाओ न्यायालय में, ऐसे नहीं। न्यायाधीश हैं, ये न्यायपालिका के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। सेवानिवृत्त हुए तो क्या हुए, इन्हें बुलाने की प्रक्रिया, इन्हें न्यायाधीश में पुनः नियुक्त करने की एक प्रक्रिया है जिससे प्रश्न बनता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कहेंगे कि राष्ट्रपति जी, जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उनकी हमें आवश्यकता महसूस हो रही है, क्या उन्हें दोबारा से बुला लिया जाए? क्या पुनः ड्यूटी पर उन्हें तैनात कर दिया जाए? क्या पुनः उन्हें कर्तव्यों के निर्वहन के लिए फिर से
उन्हें अपने कर्तव्यों को दे दिया जाए ताकि वो अपने दायित्वों को फिर से निभा सके। कभी ऐसा लगे कि रिटायर हैं, चलो इन्हें फिर से बुलाया जाए, तो ऐसे नहीं बुलाएंगे। बुलाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और किसकी अनुमति पर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा कि क्या जो रिटायर न्यायाधीश हुए हैं उन्हें हम बुला लें। राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बुलाएगा, कहेगा आ जाइए महोदय, स्वागत है आपका फिर से सुप्रीम कोर्ट में, वेलकम है। अब जरूरी नहीं है कि ये न्यायाधीश आ ही जाएं। न्यायाधीश को बुलाया जाए तो न्यायाधीश बाध्य नहीं है आने के लिए। न्यायाधीश बाध्य नहीं है आने के लिए। न्यायाधीश ये इनका जो प्रपोजल है, न्यायाधीश इनका जो बुलावा पत्र है, इसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी। चाहे तो स्वीकार कर लें, चाहे तो अस्वीकार। मान लो ये जो मुख्य न्यायाधीश ने इनको बुलाया है और इस प्रपोजल को, इस बुलावे को अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया, मान लो कह दिया चलो तुमने हमें बुलाया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बुलाया है, हमें राष्ट्रपति की अनुमति से बुलाया है, चलो हम चलते हैं, स्वीकार कर ले। मान लो कर लिया स्वीकार, लेकिन जरूरी नहीं है कि कर ही लें, कर भी सकते हैं और नहीं भी, बाध्य नहीं है स्वीकार करने पर। चाहे तो स्वीकार करें, चाहे तो ना करें। मान लो इन्होंने स्वीकार कर लिया, अब ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में आ गए, अब ये काम करने लगे, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर क्या करेंगे? ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में कार्य करेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट में फालतू तो बैठेंगे नहीं, कार्य करेंगे। हमने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है भारत में, जिम्मेदार पद पर भारत के लिए कार्य करता है, तो उसके लिए वेतन भत्तों की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। तो जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश दोबारा से, रिटायर न्यायाधीश दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किए जाते हैं, दोबारा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने आ जाते हैं, तो जब कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आएंगे, जब वो दोबारा से कार्य करने लगेंगे, तो इन्हें वेतन भत्ता कितना मिलता है, इनका वेतन भत्ता कितना है, प्रश्न पूछा जाता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन भत्ता राष्ट्रपति तय करेगा। इनका वेतन भत्ता निश्चित नहीं है, इनका वेतन भत्ता राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति को लगेगा उतने पैसे दे देंगे, ये रिटायर हो गए थे तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इन्हें पैसे देगा, इनके वेतन भत्ता क्लियर नहीं होता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन भत्ता क्लियर नहीं है, राष्ट्रपति इनके वेतन भत्तों का निर्धारण करता है। मान लो राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें 1 लाख रुपए दे दे, राष्ट्रपति चाहे तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को 5 लाख रुपए दे दे। इनके वेतन भत्ता निश्चित नहीं है, इनका वेतन भत्ता, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। और इसका वेतन भत्ता कितना होता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वेतन भत्ता निश्चित नहीं है, इसका वेतन भत्ता राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की परिचर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 128। लिखने ना हेडिंग डाल के आगे बढ़ते हैं। आज आपका सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो गया है ना। काफी दिनों से हम लोग पर चर्चा कर रहे थे आपका सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है ना।
सुप्रीम कोर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली न्यायपालिका उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय पर चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने चीजों को सीख लिया है, एक बार चीजें रिवाइज कर लोगे तो क्लियर हो जाएंगी। कुछ बातें हम सुप्रीम कोर्ट में जो भी थी कल छूटी हुई वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है ना। एक पॉइंट छूटा था, सेवानिवृत्त। अब उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, ये जो हाई कोर्ट है अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। जो उच्चतम न्यायालय पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट यहां है। फर्क अनुच्छेदों का है, आर्टिकल्स। वहां अलग अनुच्छेद थे, यहां अलग हैं, बस इतना अंतर है। वो सभी कॉन्सेप्ट यहां काम करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय में पढ़े हैं। जो उच्चतम न्यायालय में आपने पढ़े हैं वही उच्च न्यायालय में पढ़ोगे। ठीक है, भारत की न्यायपालिका 3 रूपों में है, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहें उच्चतम न्यायालय एक ही बात है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कंप्लीट है, अब हम लोग जिला न्यायालय पढ़ेंगे। तो देखते हैं, वही बातें हैं कि उच्च न्यायालय होगा, है ना। भारत में उच्च न्यायालय अगर बनाया जाएगा तो उच्च न्यायालय हमने कहा भारत में नहीं, सीधी सी बात है, ये उच्च न्यायालय राज्यों के लिए होता है। उच्च न्यायालय ये राज्यों के लिए होता है। तो राज्यों के लिए होता है, ये बात कहीं लिखी होगी तो अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214, भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214। जिस तरह हमने बताया था अनुच्छेद 124 का फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, अनुच्छेद 124 का फर्स्ट। वैसे ही यहां पे भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्चतम न्यायालय, एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214। अब हमें जरा बताओ कि भारत के जो राज्य हैं वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। लेकिन भारत में जो उच्चतम न्यायालय हैं उनकी संख्या कितनी है? 25। वर्तमान में जो हाई कोर्ट है भारत में वो 25 हैं और उच्चतम न्यायालय कितने हैं? सॉरी, उच्च न्यायालय 25 हैं और राज्य कितने हैं? 28। अनुच्छेद 214 तो कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हमारे पास तो उच्च न्यायालय 25 ही हैं, उसने कहा प्रत्येक राज्य में हो, तो 28 राज्य हैं, उच्च न्यायालय 25 में ही है, 3 में है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? 3 में क्यों नहीं है? समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो, जैसे एक भारत का एक राज्य है गोवा। अब ये गोवा राज्य है। अब अच्छा एक बात बताओ, गोवा राज्य है, अब गोवा राज्य और एक उदाहरण ले लो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और गोवा की जनसंख्या में कितना अंतर है? बहुत। यहां एक 20-21 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, यहां बहुत कम है गोवा में। अब गोवा बहुत छोटा राज्य है। अब बताओ, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और इसके लिए भी एक हाई कोर्ट, और इतना छोटा गोवा और इसके लिए भी एक हाई कोर्ट अगर बना दिया जाए तो ये बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि बताओ, जनसंख्या होनी, हाई कोर्ट अगर है जहां तो वहां जनसंख्या का होना जरूरी है, जनसंख्या हो। अब थोड़ी जनसंख्या है, 1-2 जिले हैं और वहीं हाई कोर्ट बना दो तो ये गलत बात है, क्योंकि खर्चा भी आता है,
पैसे खर्च होते हैं, है ना। भारत को भारत की संचित निधि से पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। बनने को बना सकते हैं, गोवा में हाईकोर्ट बन सकता है, अनुच्छेद 214 कहता है, लेकिन हमने बनाया नहीं। हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, ये दूसरे राज्य से काम चला लेगा। गोवा दूसरे राज्य से काम चलाता है। तो भारत सरकार को लगा कि अभी राज्यों में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें हाई कोर्ट जरूरी नहीं है, उनकी संख्या कम है, लगता नहीं है कि अभी यहां हाई कोर्ट बना दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट बनाने में पैसे खर्च होते हैं, है ना। न्यायाधीश रखोगे उस हाई कोर्ट में, उस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश रखोगे, उनको वेतन देना पड़ेगा। अब जनसंख्या थोड़ी और बड़ा सा हाई कोर्ट बनाए, फिर वो क्या फायदा है, समझ पा रहे हो। जैसे ये वही आलम है, अब एक गांव हो, गांव में तुम थाना बना दो, चौकी बना दो। गांव में चौकी नहीं होती है, एक गांव में एक चौकी, हर गांव के लिए चौकी नहीं होती है। इतनी पुलिस फिर कहां से आएगी, और अगर चौकी रख भी ली तो पुलिस आ भी गई, फिर वेतन कहां से देंगे। भारत की या राज्य की संचित निधि में इतना पैसा नहीं है, तो पैसे के हिसाब से सरकारें काम करती हैं। सोचा ये राज्य जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं, इनमें हाईकोर्ट कैसे होना चाहिए, इतने बड़े बड़े राज्य हैं। अगर बताओ गोवा में एक हाईकोर्ट हो तो इस प्रकार, गोवा की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में तो 4-5 हाईकोर्ट होने चाहिए। इसलिए गोवा में हाईकोर्ट नहीं है, या फिर ऐसे राज्यों में हाईकोर्ट नहीं रखा जाता जिनकी जनसंख्या भारत सरकार को लगे कि अभी हाईकोर्ट के लायक नहीं है। ऐसी कोई जनसंख्या का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के लायक नहीं है। तो इस वजह से कुछ राज्यों में हाईकोर्ट नहीं है, सिर्फ 25 राज्यों में हाईकोर्ट है। ठीक है, तो भारत के 25 राज्यों में हाईकोर्ट है। आगे बात सुनिए, हुआ ये कि भाई ये दिक्कत आई कि सब राज्यों के लिए हम हाई कोर्ट नहीं बना सकते, है ना, सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट बना नहीं सकते। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक संविधान संशोधन कर दिया। ध्यान से सुनना, भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन किया, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 कर दिया, और उसमें लिखा, क्या लिखा, एक आर्टिकल आया, आर्टिकल में एक भाग आया, एक आर्टिकल है संशोधन के दौरान, अनुच्छेद 231। इसमें लिखा है, संशोधन हुआ तो इस आर्टिकल में एक चीज जोड़ी गई। अनुच्छेद 231 में क्या जोड़ा गया कि अब जो उच्च न्यायालय है, अब हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। यह बात कौन कहता है, अनुच्छेद 231। कौन सेवा संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन 1956। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्यों यह व्यवस्था की गई, क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट बनाना संभव नहीं है। जनसंख्या अगर कम है तो हम खर्चा क्यों करें, एक ही हाई कोर्ट से 2 राज्यों को जोड़ के काम चला लें, है ना। तो इसलिए अनुच्छेद 231 कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ले लिया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उच्च न्यायालय में, उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर लिख दें, उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो 2 आर्टिकल पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, जो कुछ अनुच्छेद होंगे 5-7 उनको पढ़ लेंगे। अब हम लोग देखो अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं।
देखो अनुच्छेदों का क्रम नहीं, इस कहानी के हिसाब से अनुच्छेद जिस क्रम में आएंगे उस क्रम से पढ़ा देंगे। अगला अनुच्छेद सुनिए, अनुच्छेद 215, लिखते रहे ना। अनुच्छेद 215 कहता है यदि जरूरत पड़ी तो, अनुच्छेद 215 कहता है अनुच्छेद 215, ध्यान से सुनिए कि जो उच्च न्यायालय है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। अभिलेख, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। कुछ नहीं है, वही बातें हैं सेम, बस आपको छाप लेनी है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। यह बात कौन कहता है? 215। जिस तरह भारत का सुप्रीम कोर्ट था, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था वो भी एक अभिलेख न्यायालय के रूप में था, अनुच्छेद 129 था। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय अगर अभिलेख न्यायालय है तो इसने जो किसी विवाद पर निर्णय दिया है तो उसके विवाद को साक्ष्य के रूप में शाश्वत रखा जाएगा, प्रमाण के रूप में। कोई अगर विवाद आया है, उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उस विवाद को फोटोकॉपी करा के फाइल एक कमरे में बंद करके रख दी जाती है। तो जब किसी विवाद पर निर्णय देकर फाइल को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसा कोई भी अदालत करती है तो वह अदालत अभिलेख न्यायालय कहलाती है। ये सुप्रीम कोर्ट भी ये काम करती है, ये हाई कोर्ट भी यही काम करती है, सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अर्थात हाई कोर्ट भी किसी विवाद पर अगर कोई निर्णय देगी, हाई कोर्ट किसी डिसीजन पर कोई किसी मैटर्स पर कोई डिसीजन देगी तो हाई कोर्ट के जो विवाद हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे। अब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो विवाद सुरक्षित रखे गए, उनके विवाद को उदाहरण के रूप में कौन लेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। ठीक है, तो जब विवाद को सुरक्षित रखा जाए तो उसे अभिलेख कहते हैं। अब किसके विवाद सुरक्षित रखे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के। सुप्रीम कोर्ट के विवाद अनुच्छेद 129 के तहत सुरक्षित रखे जाएंगे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 के तहत, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 215 के तहत। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी छाप लो, आगे बढ़ते हैं। है ना, हाई कोर्ट पढ़ रहे हो, उच्च न्यायालय। ये बार बार हम मिटा देते हैं, बार बार लिखना पड़ता है, ध्यान नहीं रहता। उच्च न्यायालय, देखो ध्यान से। तो हमने अब तक क्या क्या सीखा? भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है। और एक बात सीखी कि उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, एक अभिलेख न्यायालय होता है उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय की तरह यहां भी न्यायाधीश होते हैं। यहां भी न्यायाधीशों का सामान्यता जो पैटर्न है मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के रूप में मिलता है। यहां भी न्यायाधीश मुख्य और अन्य के रूप में मिलेंगे, यहां भी मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे, होंगे ना भाई। ये उच्च न्यायालय है, यहां भी न्यायाधीश होंगे और यहां न्यायाधीश होंगे, तो मुख्य और अन्य की अवधारणा यहां भी है। भारत में जितनी भी न्यायपालिका हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सब में न्यायाधीशों का सामान्यता जो न्यायाधीशों का सिद्धांत है वो मुख्य और अन्य के रूप में है। मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे, सामान्यता ये है। फिर विषम परिस्थितियों में तदर्थ आ जाते हैं, कहीं सेवानिवृत्त आ जाते हैं, कहीं कार्यकारी न्यायाधीश आ जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो सर जी मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, तो ये होते, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देखो अनुच्छेद
217 का फर्स्ट, आर्टिकल 217 का खंड फर्स्ट, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 217 का फर्स्ट, अनुच्छेद 217 का फर्स्ट, अनुच्छेद 217 का फर्स्ट क्या कहता है? अनुच्छेद 217 का फर्स्ट कहता है, देखो इनकी नियुक्ति करवा दें, इन्हें नियुक्त कौन करता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो अनुच्छेद 217 का फर्स्ट कहता है कि जो हाई कोर्ट है ना, अब हाई कोर्ट याद रखना, हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे HC, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सबसे पहले इनकी नियुक्ति करवाते हैं मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 के फर्स्ट में मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करवा लो। इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, जरा हमें बताओ। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ध्यान से सुनिए, गलती से भी कभी राज्यपाल टिक मत करिए। आप सोचोगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो हाई कोर्ट के राज्यपाल करेगा, नहीं, राष्ट्रपति ही करता है। ध्यान से सुनो, अनुच्छेद 217 के फर्स्ट कहता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति कैसे नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति ऐसे नहीं करेगा नियुक्ति, कैसे करेगा? राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर तथा उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर, उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर, इन दोनों की परामर्श पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बात समझ आई? एक बार फिर रिपीट करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पढ़ रहे, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो अनुच्छेद 217 का फर्स्ट कहता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति जब नियुक्ति करेगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेगा, दो लोगों की परामर्श लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति होकर भी सलाह लेता है, किस किस की सलाह लेगा? भारत के न्यायाधीश की, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, और उस राज्य के राज्यपाल की, जिस राज्य का वह हाई कोर्ट है। मान लो उत्तर प्रदेश है ना, और उत्तर प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, और उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। मान लो उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की नियुक्ति करेगा ना, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। तो मान लो उत्तर प्रदेश राज्य है और इस राज्य का हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कैसे? जब राष्ट्रपति किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, मान लो उत्तर प्रदेश की तो किससे परामर्श लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। और किससे परामर्श लेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से, उस राज्य के राज्यपाल से या संबंधित राज्य के राज्यपाल से। संबंधित राज्य के राज्यपाल से मतलब जिस राज्य का
वह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो रहा है। जिस राज्य का वह हाई कोर्ट है तो संबंधित राज्य, अर्थात यहां अगर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर बिहार का हाई कोर्ट है, बिहार के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति, अर्थात जिस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श लेता है कौन? राष्ट्रपति। इसी आधार पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश पढ़ लिया, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति गलती से भी राज्यपाल मत लगाना। आप सोचो कि राज्यों में हाई कोर्ट होता है तो राज्यपाल टिक कर दे, सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रश्न। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लिख लेना अच्छे से, है ना। तो सर जी मुख्य न्यायाधीश का तो काम हो गया, जो अन्य न्यायाधीश थे इनकी नियुक्ति भी बता दो। भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देख लो, मुख्य थे ये, अब अन्य देख लो, अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 217 का फर्स्ट है। हाई कोर्ट के चाहे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी हो, हाई कोर्ट के चाहे अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी हो, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य या अन्य की न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 217 का फर्स्ट। सर जी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो समझ आ गई, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है जरा बताओ। हाई कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं वो कैसे आते हैं? तो बताते हैं। हाँ आप एक बात और यहां जान लो, मुख्य न्यायाधीश में एक बात और जान लो। मुख्य न्यायाधीश में हमने आपको बताया, एक बार फिर से सुन लो, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये हमने मुख्य न्यायाधीश लिख रखा है ना। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसकी परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की और उस राज्य के राज्यपाल, इन दोनों की परामर्श पर। ये दोनों राष्ट्रपति को परामर्श देंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देंगे। एक पॉइंट और है, ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को सहमति देगा, सलाह देगा, तो अकेले नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य जजों के साथ देगा। 2 अन्य जजों के साथ, 2 अन्य वरिष्ठ जज होंगे। इतनी बात और लिख लेना, ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति मांगेगा राज्यपाल से, राज्यपाल तो अकेले अनुमति दे देगा, राज्यपाल अकेले सलाह दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को सलाह देगा, किस बात पे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है, इस बात पर जब सलाह देगा तो अकेले नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ, 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, इनके साथ ये इसको सलाह देगा और राष्ट्रपति उसी सलाह पर, इन लोगों की सलाह पर, इन लोगों की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को ऐड कर लेना। ध्यान से सुनो, इसी को कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है? हां, इसी को कॉलेजियम सिस्टम भी कहते हैं।
इसी को दूसरा नाम है अनुच्छेद 217 के फर्स्ट में जो बातें लिखी हैं, इन्हीं बातों को कॉलेजियम सिस्टम भी कहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिद्धांत, कॉलेजियम सिद्धांत अनुच्छेद 217 के फर्स्ट में निहित है। इन्हीं बातों को कॉलेजियम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रश्न पूछेंगे, सुनते रहिए। मिटा दे, एक बार फिर लिख देते हैं। तो देखो, हम लोगों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पढ़ लिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, जान लिया है अनुच्छेद 217 के फर्स्ट। अन्य न्यायाधीशों की सर जी नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य की तो पढ़ ली है, अन्य की तो अन्य, देखो अन्य भी लिख दिया है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अनुच्छेद 217 के फर्स्ट में है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति कैसे करेगा, सुनो। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अकेले नियुक्ति नहीं करेगा, परामर्श लेगा। सर जी, राष्ट्रपति अकेले नियुक्ति नहीं करेगा, ये परामर्श लेगा। और ये किस किस से परामर्श लेगा? ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देखो किस किस से परामर्श ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और किससे परामर्श लेगा? और किससे? और तथा उस राज्य के राज्यपाल से। 3 लोगों से परामर्श ले रहा है। देखिए ध्यान से, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेगा। और किसकी लेगा? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। और किसकी लेगा? उस राज्य के राज्यपाल की। आगे सुनिए, ये सभी व्यक्ति, राज्यपाल राष्ट्रपति को सलाह अकेले देगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी सलाह अकेले देगा। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां भी है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति को अकेले परामर्श नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के पैनल के साथ राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इनके साथ, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनके साथ मिलकर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। यहां भी, वहां भी दे रहे थे, यहां भी। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश में कुछ अंतर समझ आया? अब अंतर समझा देते हैं, दोनों को एक साथ लिख दें, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना? फिर हम आपसे प्रश्न पूछ लें। हम अंतर लिख दें और आपसे प्रश्न पूछ लें। अंतर लिख दें और प्रश्न पूछ लें, क्लास समाप्त होती है फिर। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा था? देखो, राष्ट्रपति कर रहा था। किसकी परामर्श पर? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। और किसकी परामर्श? संबंधित राज्य के राज्यपाल की। अच्छा, और किसकी परामर्श पर? सर जी, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को इस बात के लिए परामर्श देता है तो अकेले नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ देता है। 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ। देखिए, यहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी है तो राष्ट्रपति सिर्फ 2 लोगों से सलाह लेता है। कौन कौन से 2 लोग हैं?
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दो अन्य वरिष्ठ के साथ। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है तो राष्ट्रपति तीन लोगों से परामर्श लेता है, मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और राज्यपाल से। यहां यह बढ़ गया है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को सलाह देगा तो दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ देगा। ये सभी बातें किस अनुच्छेद में हैं? 217 के फर्स्ट में। ठीक है, क्लियर है? अब प्रश्न एक दो पूछ लेते हैं और जल्दी से क्लास समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन हाई कोर्ट पढ़ेंगे और हाई कोर्ट नेक्स्ट डे खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचा हाई कोर्ट में। बहुत जल्दी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समाप्त। चलो प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कमेंट बॉक्स में लिखना। तो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर आपसे कभी एग्जामिनर पूछे कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको जवाब देना है राष्ट्रपति। लेकिन प्रश्न कठिन बनाएगा। प्रश्न कहेगा कि किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जब नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो किसकी सलाह लेगा? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, वह भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से अनुमति लेता है। फिर आगे लिखना है कि तथा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दो अन्य न्यायाधीशों के साथ राष्ट्रपति को अनुमति देता है। आगे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जो राज्यों में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सबको पता है। लेकिन जब हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी है तो राष्ट्रपति किस किस से परामर्श लेता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करेगा, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो वह तीन लोगों से परामर्श लेता है सामान्यता। और ऐसे बताना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तथा उस राज्य के राज्यपाल से। ये हाई कोर्ट कौन है? उस राज्य का ही हाई कोर्ट है। फिर आगे आपको बताना है कि सामान्यता तीन, लेकिन यहां दो और लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों पर क्या करेगा? ये भी दो वरिष्ठ अन्य न्यायाधीशों के साथ राष्ट्रपति को सलाह देगा। यहां भी दे रहा था, मुख्य में और अन्य में भी। क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 217 का फर्स्ट। क्लियर है बातें? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, छोटी वीडियो ही रही बेहतर है। ठीक है, कल हम लोग हाई कोर्ट पूरा पढ़ लेंगे, समाप्त हो जाएगा हाई कोर्ट। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।